आप सभी किसान दोस्तों को मेरा यानी कि साबिता ठाकुर का नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ग्रीन टीवी के इस खास कार्यक्रम देश डायरी में। दोस्तों, एक बार फिर आप सभी के लिए मैं लेकर आई हूं देश दुनिया की कुछ खास हलचलें जो आपकी जिंदगी से सरोकार रखती हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं खेती बाड़ी, गवर्नमेंट पॉलिसीज, हेल्थ, एजुकेशन और न्यू इन्वेंशंस के बारे में। तो आइए करते हैं शुरुआत और जानते हैं कि आज की देश डायरी में क्या है खास। भारत में मूंगफली निर्यात में रिकॉर्ड उछाल देखने को मिल रहा है। दरअसल ये उछाल दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में भारतीय मूंगफली की अच्छी मांग की वजह से आई है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से ठंड के मौसम में मूंगफली की मांग बढ़ने से दिसंबर महीने के दौरान भारत से मूंगफली निर्यात का नया रिकॉर्ड बन गया है। दिसंबर महीने के दौरान भारत से मूंगफली का अब तक सबसे ज्यादा मासिक एक्सपोर्ट 1.36 लाख टन हुआ है। वही बात अगर दिसंबर 2015 की करें तो उसकी तुलना में दिसंबर 2016 में मूंगफली एक्सपोर्ट करीब 43% अधिक हुआ है। भारत से दिसंबर 2015 में करीब 95,000 टन मूंगफली एक्सपोर्ट हुआ था। आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल से दिसंबर के दौरान भारत से कुल 4.70 लाख टन मूंगफली का एक्सपोर्ट हुआ है, जबकि 2015 में इस दौरान 3.70 लाख टन मूंगफली का एक्सपोर्ट हुआ था। थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस और मलेशिया कुछ ऐसे देश हैं जो भारतीय मूंगफली के सबसे बड़े खरीदार हैं। इन सभी देशों से इस साल भारतीय मूंगफली की मांग बढ़ी है, जिस वजह से एक्सपोर्ट में इजाफा देखने को मिल रहा है। कपास की खपत और सप्लाई को लेकर अमेरिकी कृषि विभाग यानी कि USDA ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारत में कपास की खपत के अनुमान के साथ साथ वियतनाम और बांग्लादेश में भी आयात के अनुमान को बढ़ाया गया है। हालांकि कपास उत्पादन के अनुमान में USDA ने कोई बदलाव नहीं किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2016-17 सीजन के दौरान कपास की खपत 51.71 लाख टन होने का अनुमान है, जो कि पहले 50.62 लाख टन था। भारत में मौजूदा सीजन 2016-17 के दौरान अनुमानित कपास उत्पादन 58.79 लाख टन है। वहीं वैश्विक स्तर पर 229 लाख टन कपास उत्पादन होने का अनुमान है। बात अगर बांग्लादेश की करें तो इस साल यहां कपास का आयात 14.37 लाख टन होने का अनुमान है, जबकि पहले ये अनुमान 14.04 लाख टन था। 2015-16 के दौरान यहां 13.50 लाख टन का आयात हुआ था। वहीं वियतनाम में 2016-17 के दौरान 11.32 लाख टन कपास आयात होने का अनुमान है, जबकि पहले ये अनुमान 10.89 लाख टन था। 2015-16 के दौरान यहां 9.80 लाख टन कपास का आयात हुआ था। चीन में इस साल कपास का आयात 9.80 लाख टन रहने का अनुमान है, जो 2015-16 में 9.59 लाख टन था। वहीं अगर बात करें चीन में अनुमानित कपास उत्पादन की तो 2016-17 के दौरान यहां 48.99 लाख टन कपास उत्पादन का अनुमान है, जो कि पहले 47.90 लाख टन था। 2015-16 में भी चीन में 47.90 लाख टन का ही उत्पादन हुआ था। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक अच्छी जानकारी है और वो ये है कि किसानों को फसलों की बुआई कटाई के लिए कृषि यंत्र अब सिर्फ एक फोन पर ही किराए पर मिल जाएगा। राज्य सरकार ने कृषि यंत्रों का किराया 500 रुपए प्रति घंटा और परिवहन शुल्क 15 रुपए प्रति किलोमीटर तय किया है। इसके लिए किसानों को टोल फ्री नंबर पर अपना पंजीयन कराना होगा। साथ ही कौन सी फसल की बुआई या कटाई करनी है उसकी जानकारी भी देनी होगी। ये कृषि यंत्र पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किराए पर दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत किसानों को किराए पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए भोपाल और उज्जैन संभाग में योजना शुरू की है। ये योजना दूसरे संभागों में नए वित्तीय वर्ष अप्रैल 2017 से काम करने लगेगी। इस योजना के तहत किसानों को ट्रैक्टर, थ्रेसर, रोटावेटर, कल्टीवेटर स्प्रिंग, कल्टीवेटर प्लेन, पावर टिलर, पेडी ट्रांसप्लांटर, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, डिस्क पलाऊ या डिस्क हेरो,
आदि मिलेंगे। इसके लिए किसानों को छोटा सा शुल्क देना होगा। अगर किसानों के पास कृषि यंत्र हैं तो वे अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किसानों को कृषि यंत्र किराए पर देकर अतिरिक्त आय कमा सकते हैं। इससे कृषि यंत्रों की उपयोगिता को बढ़ावा मिलेगा। किसान महिंद्रा एंड महिंद्रा या टेफे कंपनी में अपना पंजीयन करा सकते हैं। इसका पंजीयन शुल्क 5,000 रुपए है, जो कि आजीवन मान्य रहेगा। इसके बाद कंपनी के कॉल सेंटर पंजीकृत किसान को कॉल करके लोकेशन बताएगी। यदि किसान इस काम के लिए इच्छुक हैं, तो वे अपना नाम, मोबाइल नंबर देंगे। कृषि यंत्र मालिक संबंधित किसान के यहाँ खेती बाड़ी का काम कराकर अपना किराया ले सकते हैं। किराया पर कृषि यंत्र लेने के लिए टोल फ्री नंबर पंजीयन कराना होगा। इसमें टेलीफोन पर ही किसान का नाम, पिता का नाम, जिले का नाम, विकास खंड का नाम, गांव का नाम, खसरा नंबर, यंत्र या उपकरण का नाम जिससे काम करवाना है, कार्य का रकबा, किस फसल के लिए कार्य कराना चाहते हैं और जमा की हुई राशि का पूरा विवरण नोट कराना पड़ेगा। आवेदन पत्र जिला स्तरीय कृषि अभियांत्रिकी विभाग या कृषि विभाग के कार्यालय में जमा कराना होगा। साथ ही फॉर्म के साथ पहचान पत्र, खसरा, खतौनी, जोत बही की कॉपी जमा करानी होगी। केरल में 2.5 साल बाद एक बार फिर दूध के दामों में बढ़ोतरी हुई है। ये जानकारी सरकारी केरल कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन यानी मिल्मा के अध्यक्ष ने दी है। मिल्मा के अध्यक्ष पीटी गोयल कुरूप ने कहा कि 4 रुपए में से किसान को 3.35 रुपए मिलेंगे, जबकि बाकी की रकम सोसाइटीज और एजेंसी को कमीशन के रूप में दिया जाएगा। इसके साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि पिछली बार दूध के दाम जुलाई में बढ़ गए थे और उसके बाद हर मोर्चे पर लागत में इजाफा हुआ है, इसलिए कीमतों में बढ़ोतरी के अलावा दूसरा सस्ता रास्ता नहीं था। बात अगर पिछले वित्त वर्ष की करें तो इस दौरान मिम्ला ने राज्य में 2,859 सोसाइटी के माध्यम से 10.77 लाख लीटर रोजाना दूध की खरीद की, जबकि इसने 12.66 लाख लीटर रोजाना दूध की बिक्री की है। मिल्मा बाकी का दूध अन्य पड़ोसी राज्यों से खरीदता है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के नियमों में बदलाव करते हुए कौन से नए नियम जारी किए हैं। फिलहाल आप रुकिए छोटे से ब्रेक के लिए। नए नियमों के तहत अब एक से अधिक बार ब्लैक मनी डिक्लेयर की जा सकती है। पुराने नियमों के तहत सिर्फ एक बार ही ब्लैक मनी डिक्लेयर की जा सकती थी। नियमों में बदलाव की मुख्य वजह ये है कि डर की वजह से अगर किसी ने कम अघोषित इनकम डिक्लेयर की है तो इस बदलाव से उसे मौका मिला है कि वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण स्कीम के तहत एक से अधिक बार अपनी अघोषित इनकम डिक्लेयर कर सकता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप देख रहे हैं देश डायरी। अमेरिकी कृषि विभाग USDA ने तेल और तिलहन को लेकर ताज़ा रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक 2016-17 के लिए सरसों और सोयाबीन उत्पादन अनुमान को बढ़ाया गया है। भारत में सरसों के अनुमानित उत्पादन में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इससे भारत में सरसों का स्टॉक भी बढ़ेगा। USDA की रिपोर्ट के मुताबिक 2016-17 के लिए भारत में सरसों का अनुमानित उत्पादन पहले 59.20 लाख टन था, जो अब 9 लाख टन बढ़ाकर 68 लाख टन किया गया है। भारत में अप्रैल से शुरू होने वाले फसल वर्ष की शुरुआत सरसों के 6.49 लाख टन कैरी फॉरवर्ड स्टॉक के साथ हो सकती है। 2016-17 सीजन के दौरान वैश्विक स्तर पर सोयाबीन के उत्पादन का अनुमान पहले 33.78 करोड़ टन था, जो अब घटकर 33.66 करोड़ टन हो गया है। बात अगर चीन की करें तो USDA के मुताबिक 2016-17 के पहले 3 महीनों में यहाँ सरसों मील का आयात 1.50 लाख टन दर्ज किया गया है, जबकि 2015-16 के पहले 3 महीनों में चीन में सिर्फ 5,000 टन का आयात हुआ था। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के नियमों में बदलाव करते हुए कुछ नए नियम जारी किए हैं। नए नियमों के तहत अब एक से अधिक बार ब्लैक मनी डिक्लेयर की जा सकती है।
पुराने नियमों के तहत सिर्फ एक बार ही ब्लैक मनी डिक्लेयर की जा सकती थी। नियमों में बदलाव की मुख्य वजह ये है कि डर की वजह से अगर किसी ने कम अघोषित इनकम डिक्लेयर की है तो इस बदलाव से उसे मौका मिला है कि वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण स्कीम के तहत एक से अधिक बार अपनी अघोषित इनकम डिक्लेयर कर सकता है और टैक्स और पेनल्टी का भुगतान कर बची हुई राशि को व्हाइट में बदल सकता है। इस बदलाव के बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने फिर से ये साफ किया है कि स्कीम के तहत सिर्फ कैश और अकाउंट में जमा की गई राशि ही डिक्लेयर की जा सकती है। इसके अलावा स्कीम के तहत अगर किसी भी विदेशी खातों में रकम जमा है तो वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण स्कीम का फायदा नहीं उठा सकते हैं। CBDT के मुताबिक अगर किसी ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के पहले भी अकाउंट में रकम जमा की है तो इस रकम को भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत डिक्लेयर किया जा सकता है। नई दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 55वें दीक्षांत समारोह में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने शिरकत की। इस समारोह में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूसा ने चावल, गेहूं, सरसों और दलहनी फसलों की 11 प्रजातियों का विमोचन किया। संस्थान द्वारा विकसित प्रजाति पूसा 00 सरसों 31 एक उच्च गुणवत्ता वाली किस्म है जिसमें ईरुसिक अम्ल की मात्रा 2% से कम और खली में पाए जाने वाली ग्लूकोसिनोलेट्रस की मात्रा 30 ppm से कम है जो स्वास्थ्य के अनुकूल है। मुझे अपार हर्ष हो रहा है कि संस्थान के द्वारा विकसित प्रजातियों के प्रचलन में आने से हमारे देश की कृषि व्यवस्था में सार्थक एवं गुणात्मक परिवर्तन देखने को मिला। जहां पहले हमें खाद्यान्न के लिए दूसरे देशों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था, वहीं आज हम खाद्यान्न पूर्ति कर दूसरे देशों की मदद कर रहे हैं। हमारी इस उपलब्धि के लिए मैं इस देश के कृषि वैज्ञानिकों, विशेषकर इस संस्थान के वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने विभिन्न फसलों की नई प्रजातियों एवं संकर किस्मों के विकास में अपना अतुलनीय योगदान दिया है और इस दिशा में अनेक ऐसी प्रजातियां विकसित की गई है जिसमें पोषक तत्वों की प्रचुरता के साथ साथ रोग एवं कीटों के विरुद्ध लड़ने की भी पर्याप्त क्षमता है। यह जानकर अपार हर्ष हो रहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा विकसित गेहूं की किस्मों को 10 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में उगाकर 50 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन किया जा रहा है। लगभग 1 लाख करोड़ रुपये के कृषि निर्यात में बासमती चावल का योगदान 22,000 करोड़ रुपये का है, जिसमें पूसा संस्थान द्वारा विकसित जो किस्में हैं उसका योगदान 90% है। समारोह में उपस्थित केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने छात्रों का मनोबल बढ़ाते हुए उन्हें कृषि के क्षेत्र में आगे आने को कहा और अधिक ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही पूसा के अलावा 2 और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो झारखंड और असम में खोले जा चुके हैं उनका भी जिक्र किया। इन्होंने ये भी कहा कि जो प्रजातियां पूसा ने विकसित की हैं, उन प्रजातियों से देश की कृषि व्यवस्था में गुणवत्ता परिवर्तन देखा गया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों के लिए चलाई गई योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सिंचाई योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में भी बताया। राशन के दुकानों के जरिए सस्ता राशन लेने वालों को ये जानकारी कुछ हद तक परेशान कर सकती है। उपभोक्ता मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि अब राशन की सरकारी दुकानों पर बिना आधार के राशन नहीं दिया जाएगा। ये नियम 8 फरवरी से लागू हो चुका है। हालांकि जिन लोगों के पास अभी आधार नहीं है उनको कुछ मोहलत भी दी जाएगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक जिन लोगों के पास आधार नहीं है उनको 30 जून तक अपना आधार कार्ड बनवाना पड़ेगा और 30 जून तक वे खाद्य सुरक्षा कानून के तहत राशन की दुकानों से सस्ता राशन बिना आधार के खरीद सकेंगे। अगली खबर राष्ट्रीय कृषि बाजार से है, जहां 31 मार्च तक राजस्थान की 14 और मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़े जाने का फैसला किया गया है, जिससे राष्ट्रीय कृषि बाजार का दायरा और बढ़ जाएगा। इसके साथ ही अब कई अन्य उत्पादों की पूरी नीलामी भी ऑनलाइन होगी। इसकी तैयारी को लेकर कृषि उपज मंडी में 2 दिवसीय कार्यशाला भी रखी गई, जिसमें बाहर से आए अधिकारियों ने व्यापारियों को ई ऑक्शन की जानकारी दी है।
राज्य की 10 मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट से जोड़े जाने के बाद केंद्र सरकार अब दूसरे चरण में देश की 200 मंडियों को नम से जोड़ने जा रही है, जिसके लिए 31 मार्च तक की समय सीमा तय की गई है। इसके साथ ही राजस्थान की 14 और कृषि उपज मंडियों को भी राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ा जाएगा। इससे 31 मार्च तक प्रदेश की 25 मंडियां राष्ट्रीय कृषि बाजार से जुड़ जाएंगी। वहीं बात अगर मंडियों की करें तो उनके अनुसार निर्धारित उत्पादों की 100% नीलामी ई ऑक्शन के माध्यम से ही करनी होगी। ऐसे में शहर की कृषि उपमंडी में भी चना और उड़द की नीलामी केवल ई ऑक्शन के माध्यम से ही होगी। मंडी में आने वाले सभी किसानों को अपना चना और उड़द राष्ट्रीय कृषि बाजार के माध्यम से ही बेचना होगा, जिसकी नीलामी ऑनलाइन होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि सरकार ने नकद रहित लेन देन की दिशा में क्या बड़ा कदम उठाया है। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश डायरी। बिहार के किसानों के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा इफ्को किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू होने वाली है। इस योजना की घोषणा इफ्को के प्रबंध निदेशक डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी ने इफ्को के स्वर्ण जयंती समारोह के मौके पर आयोजित किसान एवं सहकारी सम्मेलन को संबोधित करते हुए की। घोषणा के तहत 15 फरवरी से बिहार के किसानों के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा इफ्को किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की जाएगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप देख रहे हैं देश डायरी। सरकार ने नकद रहित लेन देन की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सभी राशन की दुकानों और उर्वरक डिपो में क्रेडिट और डेबिट कार्ड के जरिए भुगतान के लिए POS यानी स्वाइप मशीन के साथ साथ आधार आधारित भुगतान की व्यवस्था की जाएगी। वित्त सचिव अशोक लवासा ने कहा कि सार्वजनिक वितरण PDS की दुकानों पर 1.7 लाख से अधिक POS मशीनें पहले ही लगाई जा चुकी हैं और अगले कुछ महीनों में और लगाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग और उर्वरक विभाग दोनों ने सभी PDS दुकानों और उर्वरक डिपो पर POS मशीन लगाने के लिए कार्यक्रम बनाए हैं। इसके साथ ही उन्हें आधार युक्त भी बनाया जाएगा। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने हर गांव में 2 POS मशीनें लगाने के लिए वित्त समावेश कोष के जरिए बैंकों को समर्थन देने की प्रतिबद्धता जताई है। लवासा ने कहा कि डिजिटलीकरण की दिशा में कदम उठाया जा रहा है और इसका पता इस बात से लगाया जा सकता है कि कितनी संख्या में लोगों ने भीम और UPI और दूसरे सेवा प्रदाताओं के ऐप डाउनलोड किए हैं। 1.70 लाख राशन की दुकानों पर POS मशीनें लगाए जाने के अलावा बैंक प्रतिनिधियों को POS मशीनें और माइक्रो ATM उपलब्ध कराए गए हैं। बैंकों ने ही करीब 10 लाख POS मशीनों के ऑर्डर दिए हैं। वित्त सचिव ने भी ये कहा है कि अब रेलवे टिकट की 68% बुकिंग डिजिटल तरीके से हो रही है। देश में 9 नवंबर 2016 के बाद POS मशीनों की मांग बढ़ी है। पिछले 2 महीने में ही 2.52 लाख POS मशीनें लगाई गई हैं। बिहार के किसानों के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा इफ्को किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू होने वाली है। इस योजना की घोषणा इफ्को के प्रबंध निदेशक डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी ने इफ्को के स्वर्ण जयंती समारोह के मौके पर आयोजित किसान एवं सहकारी सम्मेलन को संबोधित करते हुए की। घोषणा के तहत 15 फरवरी से बिहार के किसानों के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा इफ्को किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की जाएगी। इस किसान क्रेडिट कार्ड से किसान 2500 रुपए तक की इफ्को की खाद, बीज, बीमा आदि खरीद सकेंगे। इसके लिए उन्हें 1 महीने तक कोई ब्याज नहीं देना होगा। अगर किसान 1 महीने तक भुगतान नहीं करते हैं तो उस स्थिति में उन्हें 8.8% की दर से ब्याज देना होगा। अगर क्रेडिट कार्ड पर लिए पैसों का नियमित पेमेंट किया जाएगा तो क्रेडिट कार्ड लिमिट भी बढ़ा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक प्रयोग है, जो सफल हुआ तो इसे आगे और बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इफ्को 50वें साल के मौके पर बिहार में इफ्को की सदस्यता और समितियों का निबंधन शुरू करेगा। इसके साथ ही इन्होंने कहा कि इफ्को के 50वें साल के मौके पर बिहार में इफ्को की सदस्यता और समितियों का निबंधन शुरू किया जाएगा। इफ्को सिर्फ उन समितियों को ही सदस्यता देगी जिनकी उर्वरक का व्यवसाय कम से कम 100 टन सालाना होगा।
घोषणा के साथ इन्होंने कहा कि हमने बिहार के किसानों को खेती का प्रशिक्षण, कैशलेस खरीद समेत दूसरे प्रशिक्षण देने का भी फैसला किया है। गेहूं की फसल को लेकर किसानों में उत्साह देखने को मिल रहा है। दरअसल किसान और खेती-बाड़ी विशेषज्ञों के अनुसार मौसम को गेहूं की फसल के लिए बिल्कुल अनुकूल बताया जा रहा है। उचित मौसम की वजह से गेहूं के पौधों का काफी अच्छा विकास हो रहा है, जिस वजह से विशेषज्ञ इस बार गेहूं का बम्पर उत्पादन होने की बात कर रहे हैं। कुछ किसानों की माने तो कुछ सालों से गेहूं पौधे के अनुकूल मौसम रहने से पौधों का तो अच्छा विकास होता है, पर फसल कटने के समय बारिश और आंधी की चपेट में आने से फसल बेकार हो जाती है, जिससे किसानों की उम्मीद के बराबर उत्पादन नहीं मिल पाता है। इसके साथ ही किसानों ने ये भी कहा कि गेहूं की फसल के लिए 8 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान होना चाहिए। इस बार यही तापमान 25 दिन से ज्यादा समय तक बना रहा है, जिसकी वजह से गेहूं के पौधे का विकास अच्छा हुआ है। इनके अनुसार अगर कुछ दिन और तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा तो पिछले साल के मुकाबले गेहूं का उत्पादन कम से कम 10% तक बढ़ने की उम्मीद है। राजस्थान के जोधपुर डिस्कॉम की ओर से 28 फरवरी 2010 तक सामान्य श्रेणी के पंजीकृत आवेदन के मांग पत्र जारी कर कृषि कनेक्शन जारी करेंगी। तीनों कंपनियों में सामान्य वर्ग को करीब 40,000 कृषि श्रेणी के कनेक्शंस दिए जाएंगे। जोधपुर डिस्कॉम की प्रबंध निदेशक आरती डोगरा ने कहा कि पहले 31 अक्टूबर 2009 तक पंजीकृत सामान्य श्रेणी के कृषि कनेक्शन आवेदनों के मांग पत्र जारी कर कनेक्शन देने का निर्णय लिया था, जिसमें बदलाव करते हुए 28 फरवरी 2010 तक पंजीकृत सामान्य श्रेणी आवेदकों को मांग पत्र जारी कर कृषि कनेक्शन दिए जाएंगे। इन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के आवेदकों, जनजाति उप योजना क्षेत्र से सभी सामान्य श्रेणी अन्य आवेदक जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर कृषि कनेक्शन दे हैं, उनके मांग पत्र प्राथमिकता के आधार पर जारी किए जाएंगे। सभी श्रेणियों के लिए मांग पर रजिस्टर्ड पत्र के द्वारा 90 दिन में राशि जमा करने के लिए भेजा जाएगा। उस अवधि में मांग पत्र जमा नहीं करने पर आवेदन पत्र बिना किसी सूचना के रद्द कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज की देश डायरी में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।